Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to YouTube channel English Literature. हम जिन राइटर को आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक अमेरिकन ऑथर है जिनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नेम है कन्फेशनल पोइट्री के अंदर। इनका नाम है सिल्विया प्लैथ। हम इनका इंट्रोडक्शन, बायोग्राफी, लिटरेरी करियर, मेजर वर्क, स्टाइल, थीम्स, इन सब पॉइंट्स को इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट से लेके एंड तक जितने भी मैं पॉइंट्स बताऊंगी उनको ध्यान से सुनिएगा। मैंने पहले यूज़ किया वर्ड कन्फेशनल पोइट्री का। तो कन्फेशनल पोइट्री कैसी पोइट्री होती है? ऐसी पोइट्री जिसमें पर्सन अपने बारे में कन्फेस करता है, ठीक है, कि मेरे साथ ये हुआ या मैं ऐसी थी, मेरे साथ ये हुआ, लाइक ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने बारे में बताया जा रहा होता है। ठीक, तो कन्फेशनल पोइट्री जिसमें कन्फेस किया जा रहा हो खुद की ज़ात के बारे में, खुद की हैपनिंग्स के बारे में। ठीक, दूसरा पॉइंट ऑटोबायोग्राफी जिसमें अपने बारे में बताया जा रहा हो। ठीक है, तो एक ऑटोबायोग्राफिकल राइटर हैं, कन्फेशनल पोइटर्स हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। तो 1932 में इनकी बर्थ होती है, 63 में इनकी डेथ हो जाती है। अमेरिकन पोइट भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, जिन्होंने लिटरेचर के ऊपर एक ऐसा अपना मार्क छोड़ा है, ऐसा नाम छोड़ा जो कभी भी रिमूव नहीं किया जा सकता, ना कभी इसको भुलाया जा सकता है। क्योंकि ये राइटर की राइटिंग ऐसी है कि हम लोग को उसमें ट्रॉमा नज़र आता है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पेन, सफरिंग, कि एक बंदा अपनी ज़िंदगी में कैसे सफ़र कर रहा है थ्रू एंड थ्रू। वो सारा पेन, वो सारा इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल ट्रॉमा डिपिक्ट करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर। और हर लाइफ वॉज ट्रेजिकली कट शॉर्ट, बट हर वर्क कंटिन्यूज टू रेजोनेट विद रीडर्स फॉर इट्स रॉ ऑनेस्टी एंड अनफ्लिंचिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ डार्क इमोशंस। क्लियर? तो इनको कॉम्प्लिकेटेड ब्रिलियंस का नाम दिया जाता है सिल्विया प्लैथ को। बायोग्राफी की बात की जाए तो बोस्टन, मैसाचुसेट्स में ये हुई थी इनकी बर्थ। और इसके बाद राइटिंग में तो इनका बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था। 6 साल की थी जब से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, और ऐसी ऐसी पोइट्री लिखा करती थी कि पढ़ने वाला भी हैरान हो जाता था। और जब ये 8 साल की थी, बहुत छोटी थी, इनके फादर की डेथ हो गई थी। सिल्विया प्लैथ में हम लोगों को एडिपस कॉम्प्लेक्स भी नज़र आता है। एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कि अपने बाप से मोहब्बत करना, बेतहाशा मोहब्बत करना, कि सेक्सुअल डिज़ायर भी रखना। ठीक, तो अपने बाप से ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। और एट द एज ऑफ 8 ईयर्स, जब ये 8 साल की थी, तो इनके फादर की डेथ हो गई थी। और उस डेथ का इनकी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट हुआ। शी वॉज़ वेरी ट्रेजिक एट दैट टाइम। ठीक है, ट्रॉमा में चली गई थी। और इवन कि अपनी लाइफ में इन्होंने तब अपने फादर की डेथ के बाद फर्स्ट टाइम सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। इनको बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आती थी। और इवन एट द एंड जब 1963 का टाइम पीरियड था, इनकी डेथ भी सुसाइड से ही हुई थी। ठीक है, अभी सुसाइड वाला पॉइंट और इनके डेथ का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पोएम पढ़नी है इनकी। बी मीटिंग है, लेडी लजारस है, मतलब बहुत सी पोएम्स हैं इनकी, जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी इनकी पोएम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग को इनका जो बैकग्राउंड है, जो बायोग्राफी है, ये सारा कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता होगा तो हम लोग इनके वर्क्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। अब पॉइंट 1 क्या है? इनके फादर बी हाइव्स का काम किया करते थे, मतलब जो मक्खियों का छत्ता था ना, उस छत्ते से मक्खियों को बाहर निकाला करते थे। ठीक है, और वहाँ से शहद को इकट्ठा किया करते थे, कलेक्ट किया करते थे। ये एक काम था इनके फादर का। और अमेरिकन सोसाइटी के अंदर जिस टाइम पे सिल्विया प्लैथ थी, उस टाइम पे तो सारा का सारा अमेरिका काइंड ऑफ फॉरेस्ट था, जंगल बना हुआ था। तो अब वो जब जंगल बना हुआ था, वहाँ पे क्या होता था कि जगह जगह छत्ते लगे होते थे। उन छत्तों पे क्वीन भी, आपको पता है कि क्वीन भी होती है जो कि शहद प्रोड्यूस करती है, हनी प्रोड्यूस करती है, कि इसकी भी एक लाइफ होती है। फिर एक टाइम पे आके ये शहद को प्रोड्यूस करना कम कर देती है। फिर जो बाकी के जो मक्खियाँ होती हैं वो उसको निकाल के नई मक्खी लेके आती, फिर उसको क्वीन बी बना लेते हैं। और पिछली क्वीन बी की कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक, तो एक ये प्रोसेस होता है जब शहद जो है बनाने का। उसके बाद क्या होता है कि ना, एक टाइम आता है लोग शहद को कलेक्ट करने के लिए जब जाते हैं, तो वहाँ से जब छत्ते को खाली करना होता है,
वहाँ पे करते हैं वो स्मोक फेंकते हैं, और उस स्मोक से क्या होता है, जो बीज होती हैं वो अपने उस हाइव को छोड़ के चले जाती, छत्ते को छोड़ के चले जाती हैं। ठीक है, तो ये इनकी अमेरिकन की सोसाइटी के अंदर एक सोसाइटल प्रैक्टिस थी कि ये प्रैक्टिस परफॉर्म करने के लिए किसी भी रैंक का पर्सन हो, प्रीस्ट हो, ग्रेव डिगर हो, मेड हो, कोई भी हो, वो आते थे, ये प्रैक्टिस परफॉर्म किया करते थे। और इनके फादर भी जो थे सिल्विया प्लाथ के, वो भी वन ऑफ देम, उनमें से ही एक थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना जो मैंने अभी बताया, क्योंकि हमने आगे बी मीटिंग पढ़नी है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पॉइंट ज़रूरी है। तो फादर का आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैंने बताया इनकी डेथ के बाद, जब ये 8 साल की थी तब इनकी डेथ हुई थी, तो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर ट्रॉमेटिक इफेक्ट हुआ था। और ये चीज़ें हम लोगों को इनके वर्क्स में, थीम्स में अगेन एंड अगेन नज़र आती हैं। इनकी पोइम डैडी और लेडी लजारस, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती हैं। डैडी पोइम में सारा अपना जो अफेक्शन है टुवर्ड्स फादर, जो लव है, जो इडिपस कॉम्प्लेक्स है, वो सब रिफ्लेक्ट करती हैं अपनी उस पोइम के अंदर। और लेडी लजारस में जो इनके सुसाइडल थॉट्स आती हैं, जो उन्होंने अटैम्प्ट्स किए हैं, उन सब का कन्फेशन करती हैं कि हाँ मैंने ये ऐसे भी अटैम्प्ट की, मैंने जो है अपनी एक दफ़ा पाँव काटने की भी कोशिश की थी। पाँव काटने वाला सीन क्या है कि ये ना, इन्होंने ना जब रीडिंग शुरू की, पोइट्री राइटिंग शुरू की, तो पोइट्री राइटिंग के दौरान डैलन थॉमस, ठीक है, एक राइटर थे डैलन थॉमस, इनको ये राइटर की राइटिंग बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगने लग पड़ी, बहुत पसंद आई। ये इनसे मिलना चाहती थी। ठीक है, तो इनका इंतज़ार कर रही थी इनसे मिलने के लिए, वो नहीं आए। ऐसे काफ़ी दिन तक इंतज़ार करती रही, वो नहीं आए, मुलाकात नहीं हुई। तो गुस्से में आके इन्होंने अपने पाँव काटने की कोशिश की। ठीक है, ट्राई टू कट हर लेग्स, अपनी टांगें काटने की कोशिश की। ये इनका जो था ना, ये भी इनका सुसाइड का अटैम्प्ट था, जिस बेस पे इनका बाकायदा जो है साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट किया गया, इनको समझाया गया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको उनसे मोहब्बत हो गई थी। एनी हाउ, जब इनका ट्रीटमेंट वगैरह सेट हुआ, फिर उसके बाद एक दफ़ा तो इन्होंने अपनी मदर की जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं अराउंड अबाउट 20 to 30 इतनी कोई जो नींद की गोलियां थी वो खा ली थी। एक और अटैम्प्ट उन्होंने खुदकुशी की, लेकिन फॉर्चुनेटली फिर बच गई। और फिर इनकी शादी हुई टेड ह्यूज से। इनकी लाइफ जो थी टेड ह्यूज के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। मतलब ये यूरोप गई थी, जब ये यूरोप गई वहाँ पे इनकी मुलाकात टेड ह्यूज से हुई थी, जो कि हमारे मॉडर्न राइटर हैं। ठीक है, तो अब एक अमेरिकन पोइट, दूसरे मॉडर्न राइटर, दोनों की लाइफ बड़ी अच्छी चल रही थी। दे वर हैप्पी इन देयर लाइफ। ठीक है, मगर हुआ क्या, सेकंड चाइल्ड था या थर्ड चाइल्ड था सिल्विया प्लाथ का, जो कि पैदा उनसे पहले ही मर गया। फिर इनकी लाइफ में डिफरेंट जो थी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई। टेड ह्यूज को एक और लड़की पसंद आ गई, वो उसके चक्करों में पड़ गए, उससे शादी तक कर ली। सिल्विया प्लाथ जो थी बड़ा ज़्यादा इसके ऊपर डिप्रेशन फील करने लग पड़ी, स्ट्रेस फील करने लग पड़ी। और इवन जिस लड़की से शादी की उसने डिमांड ये की कि जिस जगह पे सिल्विया प्लाथ रह रही है उसको उस जगह से, उस घर से निकाल के वो घर मुझे दे दिया जाए। ठीक, ये उसकी डिमांड थी। और टेड ह्यूज जब सिल्विया प्लाथ से बात करने के लिए आया तो सिल्विया प्लाथ ने रेजिस्ट किया कि मैं ये जगह छोड़ के नहीं जाऊंगी। और यहाँ पे हम देखते कि जब वो पोएम लिखती है ना, बी मीटिंग इनकी पोएम है, वो वहाँ पे अपनी नरेशन को नरेट कर रही होती है, अपने आप को वो क्वीन बी से रिलेट कर दी हैं कि कैसे क्वीन बी को उसके छत्ते से निकाल दिया जाता है जब उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, उसके घर से, उसके हाइव से निकाल दिया जाता है और वहाँ पर नई क्वीन बी आती है। तो सिम्बॉलिकली वो जो लाइन्स है ना, वो इसकी लाइफ को वहाँ पर इंडिकेट कर रही हैं कि अब इसकी लाइफ में, टेड ह्यूज की लाइफ के अंदर एक नई जब आ गई वाइफ, तो वो सिल्विया प्लाथ को बिल्कुल पीछे कर रहा है, स्ट्रेट, बिल्कुल धकेल रहा अपनी लाइफ से दूर। तो इट वाज अ काइंड ऑफ ट्रबल्ड रिलेशनशिप। 1956 में इनकी शादी हुई थी। एजुकेशन की बात की जाए तो इन्होंने स्मिथ कॉलेज से अपनी एजुकेशन की, देन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन की थी ऑन अ फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। और ये तो थोड़ा बहुत एजुकेशन का बताया। अभी हम मैरिटल लाइफ की बात कर रहे थे। इसके बाद इनके जो थे ना 2 बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा। इनकी बेटी जो थी वो स्टिल एक राइटर हैं, यानी अपने मदर के स्टाइल को फॉलो करते हुए उन्होंने भी वो राइटिंग का, अपने फादर के स्टाइल को फॉलो करते हुए राइटिंग का प्रोफेशन ज्वाइन किया था। लेकिन इनके जो बेटे थे उन्होंने भी सुसाइड कमिट कर ली थी। अब हुआ क्या था, प्लैथ अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रेस का विक्टिम, एंजाइटी का विक्टिम, डिप्रेशन का विक्टिम, थ्रू आउट लाइफ में बहुत स्ट्रगल की, ट्रॉमा फेस किया, खुद को इमोशनली बड़ा डिप्रेस्ड फील कर रही थी वो। उनकी इमोशंस को सुनने वाला कोई नहीं था, उनकी फीलिंग्स को सुनने वाला कोई नहीं था। इवन कि उन्होंने डिप्रेशन में आके इतने लिटरेरी वर्क्स लिखे, बहुत ज़्यादा। इसको प्रोलिफिक राइटर कहा जाता है। लेकिन दोज वर्क्स वर नॉट पब्लिश्ड अंटिल शी वॉज लाइफ। जब तक वो जिंदा थी तब तक वो पब्लिश नहीं हुए थे। इनकी डेथ के बाद
ARIEL एरियल नाम का वर्क के साथ इनकी पोएम्स को पब्लिश किया गया था राउंड अबाउट 2 years लेटर, और टेड ह्यूज इनके हस्बैंड ने उन वर्क्स को पब्लिश करवाया था। ठीक है, और उन वर्क्स को जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग को इनकी जो इमोशनल ट्रॉमा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा हम लोग फील करते हैं, उनको, इस राइटर की राइटिंग को हम फील करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब सुसाइड कैसे कमिट की थी इन्होंने, जब इनकी डेथ की मैं बात करी, लास्ट पॉइंट, दैट इज़ कि इन्होंने जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, यानी कि चूल्हा जो होता है, वो जला लिया था, अपने आप को उसके अंदर बंद कर दिया था उसकी गैस चला के, और उसकी गैस से इनकी डेथ हो गई थी। ठीक, तो ये था जी इनकी फाइनल अटैम्प्ट सुसाइड की, और फाइनली जो इन्होंने फाइनल अटैम्प्ट की थी तो उस टाइम पे इनकी डेथ हो ही गई। और जब इनकी डेथ हो गई, कहते हैं कि इनके मरने के बाद ये स्टिल अभी तक अलाइव है अपनी राइटिंग की वजह से। ये हो गया जी हमारे पास इनका बायोग्राफी के बारे में थोड़ा सा। अब लिटरेरी कैरियर, इनको पायनियर ऑफ कन्फेशनल पोइट्री कंसिडर किया जाता है, जिसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करती हैं, अपने इमोशंस को शेयर करती हैं। ठीक है, तो ये जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, इमोशंस हैं, इनका सब्जेक्ट मैटर है, मेन थीम है इनकी पोइट्री का। क्लियर? अब इनकी जो पोइम्स हैं उनमें विविड इमेजरी, डार्क ह्यूमर और थीम्स जैसे कि एलियनेशन, डिस्पेयर, स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी, ये सारे थीम्स नज़र आते हैं हम लोगों को। और डिस्पाइट हर रिलेटिवली शॉर्ट कैरियर, प्लाथ ने जो है ना 2 हाईली एक्लेम्ड पोइट्री कलेक्शंस को पब्लिश करवाया था, द क्लोसेस एंड एरियल। एरियल जो था ये 1965 में पब्लिश हुआ था इनकी डेथ के बाद। और इनका एक नॉवल है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कहते हैं इसको। सेमी ऑटो मीन्स कि जिसमें इन्होंने खुद कुछ के बारे में भी खुद के बारे में कुछ बताया है, और कुछ जो वो वैसे फिक्शनल जो इन्होंने कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया हुआ है। द बेल जार, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल इनका माना जाता है, जो कि 1963 में पब्लिश हुआ था। Remains a classic coming of age story that explores themes of mental illness and societal pressures on women. Clear? अब राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो इनके अंदर इंटेंसिटी हम नज़र आती है, इमोशनल रॉनेस नज़र आता है, पावरफुल मेटाफर्स का यूज़ करती हैं, शार्प विट का यूज़ करती हैं, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिदम का यूज़ करती हैं। उससे क्या होता है, टू क्रिएट अ यूनिक एंड कैप्टिवेटिंग वॉइस। और इनका यूज़ ऑफ सिम्बोलिज्म इज़ रिच, अपनी पोएम में बहुत सिम्बल्स यूज़ करती हैं, बहुत। जैसे कि मैंने बताया, बी मीटिंग में क्वीन बी है, वो सिल्विया की अपनी लाइफ को सिंबलाइज कर रही है, दूसरी क्वीन बी का आना वो सिंबलाइज कर रहा है और दूसरी वाइफ का आना, और उस बॉक्स के अंदर स्मोक का फेंकना सिंबलाइज करेगा जी उसके अंदर प्रेशर देना, जैसे कि टेड ह्यूज ने प्रेशराइज किया था सिल्विया को घर से निकलने में। ठीक, तो बहुत ज़्यादा सिंबल्स यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर। वो सिंबल्स नेचर से भी होते हैं, माइथोलॉजी से भी होते हैं, इनके कॉम्प्लेक्स इमोशंस को एक्सप्लोर करते हैं। इनमें मेजर वर्क्स जो है हमारे पास द क्लोसेस है, जो कि 1960 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, अब इसमें हमारे पास डैडी, पॉपीज इन जुलाई, ये वर्क्स आ जाते हैं, मोस्ट फेमस हैं इनके। डैडी तो आप लाजमी पढ़िएगा, और इसके अलावा लेडी लजारस भी लाजमी पढ़िएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उनको देख लीजिएगा। फिर है एरियल, जो कि 1965 में पब्लिश हुआ इनकी डेथ के बाद। ठीक है, इसी के अंदर लेडी लजारस आता है हमारा, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी उसने जो डेथ की कोशिश की है, जो अटैम्प्ट्स किए हैं, वो कैसे की थी, वो सारा कन्फेस किया है इन्होंने। फिर मॉर्निंग सॉन्ग, ये भी इनकी कन्फेशनल पोइट्री है। द बेल जार 1963 में पब्लिश हुआ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, जिसमें एक यंग वुमन ग्रैपलिंग विद मेंटल इलनेस एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, इन सबको डिपिक्ट किया है इन्होंने। देन थीम्स, मेंटल इलनेस बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, क्योंकि इन्होंने अपनी खुद की स्ट्रगल विद डिप्रेशन जो है ना उस चीज़ को डिस्कस किया अपनी राइटिंग में। डेथ एंड रीबर्थ अगेन इंपॉर्टेंट थीम है। जेंडर रोल्स इंपॉर्टेंट थीम है। नेचर को ये इमेजरी के तौर पर यूज़ कर रही हैं ह्यूमन के इमोशंस को, फीलिंग्स को, एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। लेगेसी की बात की जाए तो सिल्विया प्लाथ's legacy continues to inspire and challenge readers. Her powerful writing delves into the darkest corners of human experience, offering a voice to those who feel lost or alone. Clear? तो that's all about today's lecture. हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका हुआ है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।